Hello dear friends, good evening to all of you and good evening to all my dear students and good evening to everyone. Friends, एक बार फिर मैं गौरव कुमार सिंह अपने इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और अब हम अगले टॉपिक पे डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, यानी वस्तु की स्थिति को हम परिवर्तित करते थे तो प्रतिबिंब की स्थिति भी परिवर्तित होती थी, तो उससे हम लोग उसकी आकृति के बारे में डिस्कशन करते थे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो ये होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब समय को वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब हमारा हेडिंग जो पड़ेगा वो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी नोट्स आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आप लोग हर वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने बताया कि उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना डिस्कशन करेंगे हम। तो देखिए हेडिंग डाला गया है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जैसे पिछले केस पे हम लोगों ने 6 प्रकार के बारे में डिस्कशन किया था, यानी अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति 6 प्रकार से बदली गई थी और प्रतिबिंब की स्थिति भी 6 प्रकार से हमें अलग अलग प्राप्त हुआ था। आज हम जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में हमारे 2 केस आते हैं और दोनों केस आपके सामने रखे गए हैं। तो पहला केस इसमें क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे अवतल दर्पण में भी पहला ऑप्शन हम लोग का पढ़ा था, पहला केस उसमें था कि जब ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखे थे, इनफाइनाइट पे रखे थे। तो अब इसमें भी कहता है कि अगर वस्तु को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो एक चीज इतना ध्यान रखिएगा, जब भी उत्तल दर्पण की हम बात करेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा इसमें आभासी बनता है, यानी दर्पण के पीछे ही बनता है। चाहे कोई भी कंडीशन इसमें हो, हमेशा दर्पण के पीछे आभासी ही प्राप्त होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए अब जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारी अनंत से आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट हमारी अनंत पे रखी हुई है, तो अनंत से हमारी प्रकाश की किरणें आ रही है वस्तु से, और वह प्रकाश की किरणें इस दर्पण से क्या करती हैं, टकराती हैं, और टकराने के बाद फिर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। देखिए दोनों प्रकाश किरणें दर्पण पे टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। फिर परावर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जब वस्तु हमारी इनफाइनाइट पे रखी होती है उत्तल दर्पण में, तब उस समय जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है वह उस दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। जैसे इसको पीछे बढ़ाया गया है तो एक फोकस पे मिला है और प्रतिबिंब भी हमारा फोकस पे मिलेगा। कब? जब वस्तु हमारी इनफाइनाइट पे रखी हुई। तो अब यही कंडीशन नीचे लिखा गया, जो प्रतिबिंब इसका बनेगा फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे बना तो आभासी बनेगा, और जब दर्पण से पीछे जा रहा है तो वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यानी इनफाइनाइट से आएंगी तो प्रतिबिंब जो होगा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरा सीधा बनेगा। तीसरा आभासी बनेगा। चौथा उस वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। ये हमारा हो गया जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं। अब सेकेंड केस इसका ये है कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रखते हैं, यानी यह दर्पण का ध्रुव P है और यह हमारी अनंत वाली रेखा है। तो अब इस अनंत से और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी हम वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं, यानी किसी भी पोजीशन पे वस्तु को रखते हैं, तब क्या होता है, तो जब हम वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं तब भी जब प्रकाश की किरण चलेगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, और उसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस F पर काटती है, और एक प्रकाश की किरण इस वस्तु A के शीर्ष से होकर निकलती है तो दर्पण से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इस रेखा को हम पीछे बढ़ाते हैं तो कहाँ पर मिलता है, वक्रता केंद्र C पर। तो फोकस को बढ़ाने पे और इस रेखा को बढ़ाने पर यह दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटते हैं। तो जहां पर काटते हैं वही क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु को हम ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं तब इनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाएंगी, और उस रेखा को हम पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस F पर मिलती है, और एक किरण इस बिंदु O से जब जाएगी तो दर्पण से टकराकर उसी मार्ग से वापस चली आएगी। तो
अब इस रेखा को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो कहाँ पे मिलता है, वक्रता केंद्र सी पर। तो जो ध्रुव से मिलता है, सॉरी जो फोकस से मिलता है और जो वक्रता केंद्र से मिलता है, तो यह एक दूसरे को कहीं न कहीं पर काटते हैं, और जहाँ काटते हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है, इस वस्तु AB का प्रतिबिंब, जो वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, सीधा होता है। देखो ऊपर की तरफ वस्तु है और ऊपर की तरफ प्रतिबिंब भी है, तो वस्तु के सापेक्ष सीधा मिलता है। तथा अब इस वस्तु के सापेक्ष हमारा सीधा हो गया है, तथा दर्पण के पीछे बनना तो कैसा बन जाएगा, आभासी हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन, इस वस्तु की अपेक्षा यह प्रतिबिंब कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। फिर सेकंड केस में कहा गया है कि जब वस्तु को हम ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी रखते हैं, तब उस समय जो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर बनता है, और वह वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा होता है। भाई वस्तु भी सीधा होगा तो प्रतिबिंब भी कैसा प्राप्त होता है, यहाँ पे सीधा प्राप्त होता है, और आभासी प्राप्त होता है क्योंकि दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तीसरा, वस्तु की अपेक्षा काफी छोटा प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया कब, जब हम ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर वस्तु को रखेंगे तब। तो ये दोनों केस हमारे किसके लिए हैं, उत्तल दर्पण के लिए हैं। अब जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा गोलीय दर्पणों में स्मॉल यू, स्मॉल वी और स्मॉल एफ में संबंध। और गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब हम उस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध स्थापित करेंगे। इसी को हम दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण में U, V, F में जब संबंध कहा जाता है तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। और यही जो दर्पण का सूत्र होता है हमारा 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक अवतल दर्पण के लिए और एक उत्तल दर्पण के लिए। तो एक में अवतल दर्पण में जब निकालेंगे तो U, V, F, और जब उत्तल दर्पण में निकालेंगे तब भी U, V, F। तो पहला हम लोग निकालेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स अब हम लोग को डिस्कशन करना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f, दर्पण की वस्तु से दूरी स्मॉल u तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v में संबंध, अथवा इसी को हम कहते हैं दर्पण का सूत्र। यानी इन सभी को मिला के हम दर्पण का सूत्र भी कह देते हैं। तो यहाँ लिखा गया रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल f, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल u एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज स्मॉल v ऑफ स्फेरिकल मिरर, या इसी को हम कहते हैं मिरर्स फार्मूला कहते हैं। क्लियर है। तो अब यह जो गोलीय दर्पण होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो अब जो डेरिवेशन हमारा पहले किया जाएगा वह होगा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। तो आइए अब इसकी हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले इसके फिगर को देखा जाए फिर डेरिवेशन किया जाता है। तो देखो अवतल दर्पण की बात कह रहा है तो पहले हम क्या बना लेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। तो देखो अवतल दर्पण में बाहर का सिरा कैसा होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, और अंदर का सतह कैसा होता है, परावर्तक सतह होता है। ठीक। अब इस दर्पण का एक मुख्य फोकस होगा जो क्या हो जाएगा, कैपिटल P हो जाएगा। अब इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमारी रखी A और B। क्लियर है। अब कहता है कि जब इस वस्तु AB से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो जब प्रकाश की किरण चलेगी इस दर्पण के किसी बिंदु से आके टकराती है, तो यह जो किरण होती है यह किरण हमारी क्या होती है, आपतित किरण होती है। तो परावर्तन के नियम से क्या होता है कि यह परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो जब परावर्तित होती है तो यह मुख्य अक्ष के फोकस F से होते हुए क्या होती है, गुजरती है। क्लियर है। अब एक दूसरी प्रकाश की किरण होती है जो इस वस्तु से होकर निकलती है और मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र C से होकर क्या करती है, आगे की ओर जाती है। जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से वापस लौट आता है। और यह कहां से जाती है, वक्रता केंद्र C से। तो जहां से फोकस और वक्रता केंद्र C एक दूसरे को काटते हैं, तो जहां पर काटते हैं वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, जो कैसा होता है, इस वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है।
उल्टा होने का मतलब यहाँ नीचे हमारा बी डैश और ऊपर क्या हो जाएगा ए डैश। यहाँ ए बी था तो वस्तु था और प्रतिबिंब को हमने क्या मान लिया ए डैश बी डैश, जो क्या है उल्टा है तथा वस्तु की अपेक्षा क्या है छोटा है तथा कैसा है भाई वास्तविक होगा ना। देखो दर्पण के आगे बढ़ना तो कैसा हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा। तो अब इसके बारे में हम डिस्कशन अब करेंगे। और फिर कहा जाता है कि दर्पण की जिस बिंदु से यह टकराता है वहां से हम एक लंब डाल देते हैं इस मुख्य अक्ष पर। तो देखो इसको मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक होगा हमारा क्या एम से, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट क्या होगा हमारा डी होगा और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या होगा एन होगा। क्लियर है मेरी बात। तो ये इतनी हमारी हो गई रेट डेरिवेशन को करते हैं। तो लैंग्वेज कैसे आप लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण एम डैश है जिसका मुख्य अक्ष क्या है पी सी है। उसके बाद से इस दर्पण के क्या कहा जाएगा इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है जिससे प्रकाश की किरणें चलती हैं और दर्पण के बिंदु डी से टकराकर और परावर्तित होते हुए फोकस से होते हुए निकल जाती है। एक दूसरी किरण वस्तु के सिरे बी से दर्पण क्या कहते हैं मुख्य अक्ष सी से होते हुए दर्पण के किसी बिंदु से जाके क्या करती है टकराती है। तो इस बिंदु को कुछ मान लो, हम मान लेते हैं बिंदु क्या होगा ओ होगा कि दर्पण के बिंदु ओ से टकराती है और पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये हमारा हो गया बाय लैंग्वेज। अब हम इसका डेरिवेशन आ गया है कि अब यह कोण और यह कोण दो कोण दिख रहा होगा तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समकोणिक हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे समकोणि का नियम। तो देखो क्या लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज क्या है ए डैश सी बी डैश समकोणिक है। तो जब समकोणिक है बेटा तो अब क्या कहा जाएगा कि इनकी भुजाओं का अनुपात यानी ए बी अपान कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर दूसरा क्या है देखो ए सी है। अब यहां से लिख देंगे ए सी अपान क्या है ए डैश सी है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेम ऐसे यहाँ पे देखो अब यह कोण और यह कोण यह दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे समकोणिक हो जाएंगे। तो अब लिखा जाएगा त्रिभुज डी एफ एन तथा त्रिभुज देखो अब कौन सा है ए डैश एफ बी डैश ए डैश एफ बी डैश कैसे हो जाएंगे समकोणिक होंगे। तो जब बेटा ये भी समकोणिक होगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यानी क्या क्या हो जाएगा जो डीएन होगा ये बटा किसको हो जाएगा ए डैश बी डैश के बराबर। अब क्या हो जाएगा एफ एन है तो एफ एन अपान कितना हो जाएगा ए डैश एन। इक्वेशन नंबर 2 देखो कहा गया है कि जो एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज क्या है ए डैश बी डैश सी, यह दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समकोणिक होंगे। देखो यह दोनों कोण कैसे दिख रहा है समकोणिक दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगा दिए समकोणिक का नियम। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर यानी लंब का लंब से आधार का आधार से। तो यहाँ पे किया गया है सेम चीज। अब देखो यह छोटा त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा बड़ा त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा। तो अब यह दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समकोणिक हो जाएंगे। तो समकोणिक का नियम हमने यहाँ पे लगा दिया है ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसके नीचे चित्र से। अब चित्र से देखा जाएगा बेटा देखो जितना हमारा ए बी होगा उतना ही हमारा क्या होगा डीएन होगा क्योंकि इस ए बी के ऊपर के सिरे से प्रकाश की किरण जा रही है। तो यानी जितना ये होगा उतना ही हमारा डीएन भी होगा। तो हम लिख सकते हैं चित्र से डीएन बराबर किसके हो जाएगा ए बी के हो जाएगा। तो अब लिखा जाएगा समीकरण 2 से समीकरण 2 से। अब जहां डीएन होगा उसके जगह पर हम ए बी रख देंगे। तो समीकरण 2 में देखो क्या है डीएन। तो इस डीएन की जगह पे हम क्या रख देंगे ए बी। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा एफ एन अपान
ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब क्या कहेगा, इस समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करने पर, तुलना क्यों किया जाएगा, देखो इसका एक पक्ष हमको बराबर दिख रहा है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से देखा जाए, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ऐसे ए सी अपान ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ एन अपान ए डैश एफ हो जाएगा। इसको हम कोई समीकरण बना लेते हैं, समीकरण नंबर 4 बना लेते हैं। क्लियर है। अब क्या कहा जाएगा, अब जैसे जब हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के लिए फार्मूला निकाला था F = R/2, तो उसमें इस कंडीशन के बाद कहा गया था कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु D लगभग P के समीप होगा, तब उस स्थिति में जो यन होता है वो कहाँ पे स्थित हो जाता है, P पे हो जाता है। तो अब लिखा जाएगा यहाँ से, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु P के लगभग समीप होगा। तो जब लगभग समीप होगा तब इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, अब यह यन हमारा कहाँ पे आ जाएगा, P पे आ जाएगा। तब उस स्थिति में यह यन होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, PF के हो जाएगा। तो अब देखो क्या कहा गया है कि जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होगा तब उस समय यह एफएन किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर, क्योंकि अब यन कहाँ पे चला गया है, P पे। तो जो ये PF रेखा होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, PN के सॉरी एफएन के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा गया है एफएन बराबर क्या हो जाएगा, PF के। अब समीकरण 4 से इस एफएन की जगह पर हम क्या रख देंगे, PF रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अब AC है, AC अपान क्या हो जाएगा, A डैश सी बराबर, अब एफएन की जगह पे बेटा क्या रखा जाएगा, PF, क्योंकि ये एफएन किसके बराबर हो गया, PF के। तो अब यहाँ से लिख देंगे PF और अपान क्या हो जाएगा, A डैश F हो जाएगा। समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम इमेज में देखेंगे। अब यहाँ हम लिख लेंगे चित्र से। अब चित्र से लिख लिया जाएगा बेटा, देखो जो PF रेखा होती है यह क्या होती है, फोकस दूरी को बताती है। हमने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा हुआ है। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से करते हैं। क्लियर है। फिर सेकंड केस, वक्रता केंद्र और ध्रुव से बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से करते हैं। क्लियर है। जो प्रतिबिंब होता है उस प्रतिबिंब से इस ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी क्या बताती है, प्रतिबिंब की दूरी बताती है। तो अब ये हमारी दूरी हो गई। तो अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि चित्र से जो PF है ये बराबर क्या F है, फिर PC बराबर क्या है, R है, और फिर PA डैश बराबर क्या है, V है। और देखो ध्रुव से और इस वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल u होती है। तो अब यहाँ से हो जाएगा PA बराबर U। ठीक है, यानी ध्रुव से इस वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी स्मॉल u, ध्रुव से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम कहते हैं स्मॉल v, और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी तो फोकस दूरी जिसको स्मॉल f कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है जिसको कैपिटल R से कहते हैं। तो अब चूंकि देखो जब हमने चिन्ह परिपाटी बताया था तो कहा था कि दर्पण के बाईं ओर की जितनी दूरियां होती है सारी दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यानी सब बाईं ओर दिखता है तो ये सारी दूरियां कैसी हो जाएंगी, हमारी निगेटिव हो जाएंगी। तो अब सारी दूरियों को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है।
अब समीकरण 5 से हम चलते हैं। तो अब इधर का मैं इरेज करता हूँ। राइट डाउन तो आपको कर ही लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो इधर का आप इरेज करते हैं। अब यहाँ से हमको किसका मान निकालना है? AC का मान निकालना है। देखो यह AC हमारी दिख रही है रेखा। तो अब हम लिखेंगे चित्र से, चित्रानुसार। अब चित्रानुसार क्या देखा जाएगा बेटा? हमको किसका मान निकालना है? AC का मान निकालना है। देखो यह दूरी हमको निकालनी है। तो यह दूरी कब निकाली जाएगी? जब बड़ी दूरी में से इतनी दूरी निकाली जाएगी। जब बड़ी दूरी में से यह दूरी निकाली जाएगी तो कौन सी दूरी बच जाएगी? हमारी AC बच जाएगा। तो देखो बड़ी दूरी कितनी हमारी? PA। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। यह P है और यह A है और यह हमारा क्या है? C है। तो हमको क्या निकालना है? AC का मान। तो देखो इसी का मान हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो बड़ी दूरी हमारी है PA, इसमें से हम इस PC को निकाल देंगे तो कौन सी दूरी निकल जाएगी? हमारी AC का दूरी निकल जाएगा। तो अब वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। देखो चित्रानुसार AC बराबर कितना हो जाएगा? देखो AC बराबर हो जाएगा PA माइनस PC। अब PA में से PC घटाएंगे तो कौन सी रेखा बच जाएगी? AC रेखा बच जाएगी। देखो इस AC को निकालने के लिए PA में से इस PC को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? AC निकल जाएगा। अब सेकंड हमारा क्या है? A डैश C है। देखो A डैश C को निकालने के लिए अब इस C से इस P के बीच का दूरी हम देख लेते हैं। तो बड़ी दूरी कितनी हो जाएगी? PC। तो PC में से कितना निकालते हैं? PA डैश। तो हमारा क्या निकल जाएगा? A डैश C। तो अब यहाँ पे A डैश C बराबर क्या हो जाएगा? PC माइनस PA डैश। PF को हमको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि PF की दूरी हमको पता है क्या? फोकस दूरी स्मॉल f होती है। A डैश F का मान। तो अब A डैश F का मान यहाँ देखा जाए A डैश F। A डैश F का मतलब क्या हो जाएगा? PA डैश में से हम PF निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? A डैश F निकल जाएगा। तो देखो A डैश F इक्वल टू, देखो टोटल दूरी हमारी क्या है? PA डैश हो जाएगा। अब PA में से कितना निकल जाएगा? इस PF को निकालेंगे तो कौन सा डिस्टेंस निकल जाएगा? A डैश F। A डैश F बराबर क्या हो जाएगा? PA डैश माइनस कितना हो जाएगा बेटा? PF हो जाएगा। तो अब इतना हमने फिगर से निकाल लिया। अब फिगर को हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। अब फिगर को हम इरेज करते हैं क्योंकि जगह की कमी है। एक बार आप लोग अच्छे से घर पे इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 5 बना था। अब यहाँ से लिखा जाएगा समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। अब समीकरण 5 से क्या किया जाएगा कि जितने मान निकले हम समीकरण 5 में इसको रख देंगे। देखो AC की जगह पे क्या है हमारा? PA माइनस PC अपन A डैश C की जगह पे क्या है? PC माइनस PA डैश। उसके बाद PF की जगह पे क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा अपन A डैश F की जगह पे देखो क्या है? PA डैश और माइनस क्या है? PF है। क्लियर है? अब इधर का हम इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए बेटा, और यहाँ से सारे मान को हमने फिगर से वहां पे निकाला हुआ है। देखो पहला क्या कह रहा है? PA। तो देखो यहाँ PA का मान क्या है? माइनस U है। तो अब यहाँ से लिखा जाएगा माइनस U, फिर माइनस है तो माइनस। अब PC, देखो PC का मान कितना है? माइनस R है। तो अब ब्रैकेट में लिख देंगे हम माइनस R अपन। देखो PA का मान माइनस U था तो माइनस U कर दिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिए, और PC का मान हमारा माइनस R है तो ब्रैकेट में हमने माइनस R रख दिया। अब फिर नीचे क्या हमारा? PC माइनस PA डैश। तो PC का मान देखिए कितना है? माइनस R। फिर माइनस PA डैश का मान कितना है? माइनस V है इक्वल टू। अब हमारा क्या है? PF। तो PF का मान कितना है? माइनस F। तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस F अपन। उसके बाद से क्या है? PA डैश। तो PA डैश का मान कितना है? माइनस B। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर ब्रैकेट में। अब PF का मान क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ F हो जाएगा। देखिए जैसे है वैसे हमने चिन्ह के साथ मान को रख दिया है। तो अब यहाँ से देखा जाएगा माइनस U प्लस R अपन माइनस R प्लस B इक्वल टू माइनस F अपन माइनस B प्लस F हो जाएगा। क्लियर है? अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि B नो
डेट हम जानते हैं कि आर जो आर बराबर क्या होता है 2f। ये फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था f बराबर r/2। तो r बराबर कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। तो जब r बराबर 2f तो अब हम इस मान को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो अब जब मान को पुट किया जाएगा तो क्या आ जाएगा देखिए अब r की जगह पर हम क्या रखेंगे 2f रखेंगे। तो माइनस u प्लस कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। r की जगह पे 2f रख दिए अपान फिर r की जगह पे 2f तो यहाँ पे -2f हो प्लस v बराबर -f अपान -b और प्लस f हो जाएगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब क्या किया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए। तो जब इसका गुना इधर करेंगे तो -u प्लस 2f और एक ब्रैकेट में -b प्लस क्या हो जाएगा f इक्वल टू। अब इसका गुना इधर कर देंगे तो -f हो जाएगा। क्लियर है। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -u का b में करेंगे तो ub और u का इसमें करेंगे तो -uf, इसका इसमें करेंगे तो -2fb, इसका इसमें किए तो +2f स्क्वायर इक्वल टू इसका इसमें किए तो 2f स्क्वायर -fb। तो अब देखो इधर का 2f स्क्वायर और इधर का 2f स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा देखिए अब जो बचता है उसको हम नोट करते हैं ub अब -uf -2fb बराबर -fb। ये इक्वेशन हमारा इतना बचा है। तो अब इधर का हम इरेज करते हैं, इधर का हम इरेज अब कर देते हैं। अब समझ में तो आ गया होगा। तो अब क्या किया जाएगा देखिए ub -uf माइनस बराबर अब -2fb को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा +2fb और -fb हमारा ऑलरेडी उधर है। अब क्या हो जाएगा ub माइनस uf इक्वल टू ये हो जाएगा कितना fb हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे ub बराबर अब इस uf को उधर करेंगे तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो fb प्लस क्या हो जाएगा uf हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर जब uvf से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ub अपान uvf इक्वल टू fb अपान uvf प्लस uf अपान uvf। तो हमने uvf से दोनों पक्षों में क्या किया है भाग दिया है। तो देखिए इधर से ub से ub कैंसिल fb से fb कैंसिल uf से uf कैंसिल। तो क्या बच गया 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और इसी का संबंध हमको क्या करना था फाइंड आउट करना था। देखिए यहाँ पे लिखा था ना कि फोकस दूरी स्मॉल f तो फोकस दूरी देखिए स्मॉल f हो गया, वस्तु की दूरी स्मॉल u तो स्मॉल u और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v तो स्मॉल v में संबंध निकालना है। तो ये संबंध हम किसके लिए निकाल दिए अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए हमारा फार्मूला निकल के आ गया 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण के लिए फार्मूला। सेम फार्मूला हमारा उत्तल दर्पण के लिए है, सेम मेथड है, बस साइन का ध्यान दीजिएगा कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे निगेटिव होगा। तो अब जो है इसके बाद से जो हमारा अगला लेक्चर होगा वह उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के लिए फार्मूला निकाला जाएगा। तो इस फार्मूले में अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप मैसेज कमेंट में जरूर करिएगा, आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। और कमेंट नहीं आया तो मुझे यही लगेगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार मैं और कहूँगा कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप करके पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बस यही कहना था कि आप चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो लोग भी एजुकेशन को ले सके, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकें। और थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।